चलो बच्चों, कल हम एरेज के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने आपको एरे ऑफ एरेज क्रिएट करना सिखाया था, ठीक। और दो तरीके से, अगर आपको बहुत सारे नॉर्मल एरे बनाने हैं तो सेम साइज के भी बना सकते थे, और आप उन्हें डिफरेंट साइज के भी क्रिएट कर सकते थे। आज मैं आपको सिखाऊंगा एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल का हम एरे कैसे बनाएंगे। याद रखना बेटे, ऑब्जेक्ट का एरे नहीं बनता है। जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं न्यू ऑपरेटर से, जो हीप में जाके मेमोरी लेता है, वो ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक मेमोरी नहीं लेंगे। उन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करने वाले रेफरेंस वेरिएबल, उनको मेमोरी हम नाक की सीट में एक के पीछे एक दे दें, ठीक। कैसे, जरा देखें। मान लिया आपके पास एक टेम्प क्लास है और आपको उसके 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो आपको 10 रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। नॉर्मल तरीका, आप पहले रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कीजिए, एंड सो ऑन लाइक दिस। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बनाइए, टेम्प t1, ओह सॉरी, t1 इज इक्वल टू न्यू टेम्प लाइक दिस। फिर t2 इज इक्वल टू न्यू टेम्प, एंड t3 इज इक्वल टू न्यू टेम्प। and so on, t10 is equal to new 10। ये है नॉर्मल तरीका। अगर आपको 10 क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो पहले आप उसके 10 रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, फिर एक एक को अलग अलग न्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन यही काम अगर हम एरे से करेंगे तो बहुत फास्ट भी हो जाएगा, कोड हमारा ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा। देखें कैसे करते हैं। यहां पे डिफाइन करते हैं टेम्प टी इक्वल टू न्यू टेम्प और यहां हमने उसका साइज दे दिया, ठीक। सो इस तरीके से हमारे अब 10 रेफरेंस वेरिएबल तैयार हो। ऑब्जेक्ट नहीं बना टेम्प क्लास का भी हमने कहीं कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, अभी कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, सिर्फ टेम्प क्लास के 10 रेफरेंस वेरिएबल हमारे पैदा हो गए हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब जरा इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ग्रुप लगा लेते हैं, फॉर int I is equal to 0, I less than t dot length I plus plus, ठीक है। एंड सिंपली से is equal to new। लीजिए साहब, अभी भी आपके 10 ऑब्जेक्ट तैयार हो गए, 10 रेफरेंस वेरिएबल भी बन गए और सब में उसका रेफरेंस आ भी गया। अब बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा,
ऐसे ये रेफरेंस वेरिएबल का एरे बना होगा। पहले का रेफरेंस tk0 में, दूसरा tk1 में, तीसरा 2 एंड सो ऑन, और हमारे पास जो आखिरी होगा दैट विल बी t। ठीक, और ये तो रेफरेंस वेरिएबल्स का एरे बन गया। इन सबको एक के पीछे एक मेमोरी मिल गई, सबको 4-4 बाइट मिलती चली गई, क्योंकि आप जानते हो रेफरेंस वेरिएबल टेक्स अ 4 बाइट्स टू होल्ड अ रेफरेंस आईडी। अब हीप के अंदर आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, लाइक ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनके रेफरेंसेस अब इनके अंदर आ गए, लाइक इसका रेफरेंस इसमें रख देते हैं, इसका रेफरेंस इसमें डाल देते हैं, ये रेफरेंस इसमें ले लेते हैं, ये रेफरेंस इसमें ले लेते हैं, ये यहाँ चला जाता है। तो देखें, ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक नहीं आते हैं, मेक इट क्लियर, सिर्फ उनके रेफरेंस आईडी को कंटेन करने वाले रेफरेंस वेरिएबल को एक के पीछे एक मेमोरी ऐसे मिल जाती है। तो याद रखना, मैं ऑब्जेक्ट का एरे नहीं बना रहा हूं, मैं रेफरेंस वेरिएबल का एरे क्रिएट कर रहा हूं इस तरह से। गॉट इट? तो ये हमने अभी नॉर्मल तरीके से रेफरेंस वेरिएबल का एरे बनाया यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर से। अब हम इसको इनिशियलाइजेशन से भी बना सकते हैं, और साथ साथ हम इसे एनोनिमस भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो बाकी दोनों तरीके से भी आपको बनाना सिखाता हूं। ठीक, तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। आगे जाके हम रेफरेंस वेरिएबल्स के खूब एरे क्रिएट करने वाले हैं। नाउ सी, अगर आपने इनिशियलाइजेशन करना है तो आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, लाइक टेम्प टी इक्वल टू न्यू लाइक दिस। ठीक, अब 3 ऑब्जेक्ट बन गए। पहले का रेफरेंस टेम्प के 0 में, दूसरे का टेम्प के 1 में, एंड तीसरे का टेम्प के 2 में, एंड सो ऑन। और इसी को आप एनोनिमस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, न्यू टेम्प, और ये वैल्यू असाइन कर दीजिए। ठीक, और किसी भी फंक्शन में आप इसे एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो आप रेफरेंस वेरिएबल्स का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्रिमिटिव का भी आ गया, आपको हमने एरे ऑफ एरे भी बता दिया। अब चलो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और फिर मैं आपको इसके असाइनमेंट्स। ठीक,
सबसे पहले बात करते हैं क्लास लेवल एरे पे। अगर आपने क्लास लेवल पे फिक्स साइज एरे बनाना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं फिक्स साइज का। अगर क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यूजर से लेके अगर आपने एरे क्रिएट करना है तो केवल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और अब आपकी मर्जी है, आप इसे स्टैटिक भी बना सकते हैं, आप इसे इंस्टेंस भी। अगर आप इन एरे को स्टैटिक बना देंगे तो अपने पूरी क्लास में कहीं पर भी इन्हें डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें इंस्टेंस बनाएंगे तो इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैंने जानबूझ के इन्हें इंस्टेंस बनाया है क्योंकि स्टैटिक को यूज करना तो आसान है। ठीक, तो मैंने तीनों तरीके से वहां पे डिफाइन कर दिया। फिक्स साइज का बनाना है तो बना सकते हैं, इनिशियलाइजेशन करना है तो भी कर सकते हैं, और केवल डिफाइन करना है तो भी डिफाइन कर दीजिए, बाद में यूजर से साइज लेके हमसे क्रिएट करें। अब मेन फंक्शन में आए, हमने मैसेज दिया एंटर द साइज ऑफ एरे, और एक मैंने न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट इन करके एक लाइन लिखी है। ठीक, इस लाइन से क्या होगा, हम यूजर से एक जावा में इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, जैसे आप सी में स्कैनर परसेंट लेते हैं। अब ये कॉम्बो कैसे बनाया अभी उस पर मत जाना, अभी सिर्फ इस लाइन को आप यूज कर ले, ये मैंने आपको स्टैटिक डाटा मेंबर में भी थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक, आगे आयो में मैं बताऊंगा कि ये कॉम्बो मैंने बनाया कैसे। तो ये लाइन चलते ही कीबोर्ड से एक वैल्यू आएगी x1 में। अब मुझे इतने ही साइज का एरे बनाना, तो पहले इस एरे को क्रिएट कर ले, तो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हमने कहा o1.z क्योंकि इंस्टेंस डाटा मेंबर इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये ठीक, अब जो यूजर ने वैल्यू दी होगी उतने साइज का आपका एरे तैयार हो गया। अब ये देखो, मैं इस जेड के ऊपर गेट क्लास और गेट नेम चला रहा हूं, जिससे मुझे उस प्रॉक्सी क्लास का नाम भी मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ओवन के जेड की लेंथ तक का लूप चला दिया, और एक एक करके ओवन के जेड में आई में यूजर से वैल्यू लेते गए और असाइन करते गए, साथ साथ इसे प्रिंट भी कराते गए। प्रिंट स्टेटमेंट से हम सेम लाइन पे प्रिंट कराते हैं, तो मैंने प्रिंट दे दिया। प्रिंट टैलेंट दोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, प्रिंट दोगे तो ये सेम लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, और फॉर ईच लूप भी लगा दिया। ये देखो, ये मेरा एरे हो गया, क्योंकि इंस्टेंस है तो हर बार ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना होगा, उसकी एक एक वैल्यू इस वेरिएबल में आती रहेगी और ये प्रिंट होता चला जाएगा। तो ये मैंने बनाया है क्लास लेवल एरे। आगे एंटर द साइज ऑफ एरे, आई सेट 5। ये देखो, ये प्रॉक्सी क्लास का नाम आया है। अक्सर आप जिस डेटा टाइप का एरे बनाएंगे उसी डेटा टाइप का पहले कैरेक्टर का आपको वहां पे प्रिंट होता हुआ नजर आ जाता है एज ए क्लास में। अब मैंने कहा 1 2 1 2 1 2 2 वैल्यूज। तो इस तरीके से आप क्लास लेवल पे एरे बना सकते हैं, और अगर आप लोकल एरे बनाना चाहते हैं तो लोकल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, अब मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर ही एरे बनाया। फिक्स साइज का बनाना है तो ऐसे क्रिएट कर दीजिए, इनिशियलाइज करना है तो ऐसे कर दीजिए, और यूजर लेके करना है तो डिफाइन कर दीजिए। फिर एंटर द साइज, हमने साइज ले लिया। ठीक, वो साइज इसमें पास कर दिया, इतने साइज का एरे बन गया। जीरो से शुरू किया, उसकी लेंथ तक का लूप, फिर से एक एक वैल्यू गेट करते गए, डालते गए और उसे प्रिंट कराते गए। गॉट इट? चलिए देखें। आ गया साइज, आई सेट 5। मैंने कहा 1 2 1 3 1 4 1 5 प्रिंट हो गई सारी वैल्यूज। तो अब चाहे आप क्लास लेवल पे वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए एरे, या आप लोकल, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिए। जरा इन दोनों को कॉपी।
कर दो क्लोज, हो गया बेटा? अभी ऊपर नहीं हुआ। सर 1 सेकंड। जी सर, हो गया सर। हो गया सर। अब देखो, एक और चीज आपको सिखाते हैं। हमने क्या किया, एक एरे को आप देख सकते हैं फाइनल बना दिया। ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा? अब फाइनल का मतलब है इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कायदा तो यही कहता है बेटा कि इंट में जो वेरिएबल आ जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखते जाना। एंटर द साइज ऑफ एरे, हमने साइज लिया, उतने का एरे बनाया और वैल्यू भी ले ली, और वो सारी वैल्यू मैंने फिर आपको प्रिंट भी करके दिखा दी। ठीक है, अब मैं एक वापस लूप लगा रहा हूं z की लेंथ तक का, जबकि हमारा एरे कैसा है, z टाइप का है। ठीक है, और इसके अंदर दोबारा से आप देख सकते हो लूप लगा के उसकी वैल्यूज को दोबारा से लेके दोबारा प्रिंट करा रहा हूं, और ये वैल्यू सारी की सारी प्रिंट करा रहा हूं। क्या ये होना चाहिए था? ध्यान से सुनना। मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया है फाइनल, और फाइनल बनाने का मतलब है कि अब इसके वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू आ गई सो आ गई। तो मैंने एक बार सब में वैल्यू ली, देखो लूप लगाया, ये देखो नेक्स्ट इंट, यहां तो हमने एरे का साइज ले लिया, फिर उतने साइज का एक एरे क्रिएट कर लिया। उसके बाद शुरू में हमने वैल्यू डाली z का i, अभी हमने कोई वैल्यू ली, सिंपल प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद फिर वैल्यूज ली, उसके बाद फिर प्रिंट करा रहे हैं उसके अंदर। ठीक, तो अब फाइनल एरे है, और अगर ये पैदा हो जाता है तो इस समय डिफॉल्ट वैल्यू आ जानी चाहिए थी, और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए थी। जरा इसे रन करके दिखाता हूं मैं आपको। एंटर द साइज, मैंने कहा 5, देखो डिफॉल्ट वैल्यू सबकी 0 0 आ गई, फिर 1 2 1 1 2 1 2, और चेंज भी हो गई। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरा एरे फाइनल है। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? एरे फाइनल है, एक बार उसके डाटा मेंबर में अगर कोई वैल्यू आ गई सो आ गई, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते थे। जबकि आप देख रहे हैं अच्छे से, इसमें पहले सब में डिफॉल्ट वैल्यू भी आई है और बाद में वो चेंज हो भी गई है। ठीक, क्योंकि एरेज आर रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट, तो वो एक्चुअली में रेफरेंस ले रहा है, और रेफरेंस तो जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो यहां पर, अब देखो दोबारा एक और प्रोग्राम चलाता हूं। सिंपल, मैंने एक फाइनल टाइप का एरे ले लिया आसानी से, और इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे कहानी क्या हो रही है मैं आपको बड़े अच्छे से चीज समझा रहा हूं, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और ये इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। जब आपने, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आपने एक एरे बनाया, ए ऐसे, मैं यहां समझा देता हूं अच्छे से। फाइनल टाइप का, FINAL फाइनल, इंट z, सुनते जाना मेरी कहानी। फिर आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया 10, 20,
कॉमा 30। ठीक है बेटा, और ये फाइनल है। सो आप अच्छे से अंदर जानते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना होगा और फिर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके जेड में आया होगा, ऐसे, और आपका जो जेड है वो फाइनल हो गया। अब जेड में कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन जब आप एरे बनाते हो तो आप जानते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर एक एरे पैदा होता है, और फिर अंदर जाके 3 वेरिएबल पैदा हो जाएंगे जिन्हें एक के पीछे एक वैल्यू मिलेगी। सुनते जाना, ये इंटरव्यू का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले का नाम क्या होगा? 0। आप इस पॉइंट पे किसी को भी हरा सकते हैं बेटा। Z1 Z2। सो ध्यान से सुनना बेटे, ये बना पूरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्रिएट हुआ ये एरे, और एरे के अंदर ये उनके वेरिएबल के नाम हो गए। तो आपने जो एरे बनाया था, तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये फाइनल है, उसके अंदर जो एरे वेरिएबल पैदा हो रहे हैं एरे वाले, ये फाइनल नहीं है। तो आप इनके अंदर की वैल्यू तो जब चाहे चेंज कर सकते हैं। अब मैं जब चाहूं नीचे जाके लिख सकता हूं z इज इक्वल टू जेड का 0, जबकि ऊपर में z के 0 में 10 पड़ा हुआ है, तो मैं यहां लिख सकता हूं वापस जाके z के 0 में इज इक्वल टू 100। तो वो इसी लोकेशन पे अब 100 डाल देगा, तो वैल्यू चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि बेटा z केवल और केवल z फाइनल बना है, उसके अंदर जो वेरिएबल पैदा हो रहे थे ये फाइनल नहीं है, तो इसलिए इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जबकि लोग ये सोच के चलते हैं कि अगर हमने एरे को फाइनल बना दिया तो उसके अंदर के जो वेरिएबल है उनमें कभी दूसरी वैल्यू नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत माइनर पॉइंट जो किसी की समझ में नहीं आएगा। हाँ, जेड के अंदर अगर मैं कोई और रेफरेंस डालूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि जेड सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है और एक पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया है। तो यहां सिर्फ जेड फाइनल बना है, उसके अंदर जाके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके जो वेरिएबल पैदा हुआ है Z0 Z1 Z2, दे आर नॉट फाइनल, इसीलिए उसकी वैल्यू वहां पर चेंज हो रही थी। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम चला के दिखाया पहला वाला, देख रहे हो, ये एरे क्रिएट होते सबकी डिफॉल्ट वैल्यू उसने 0 प्रिंट करा दी। तो मैं जेड में चेंज नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल पैदा हुए थे Z0 Z1 Z2 Z3 उनमें वैल्यू डाल रहा हूं, और वो ले भी लेगा और वो प्रिंट भी कर देगा। ये बहुत बड़ी चीज है एरे के अंदर। अब ये चीज मैंने यहां साबित करी, देखो मैंने यहां पर 2 एरे बनाए। अब देखते जाना खूबसूरत सी चीज, ये लाइन बाद में करके दिखाऊंगा। और एक और एरे बनाया, तो 2 इंटीजर टाइप के एरे हो गए, ये भी फाइनल है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट बना होगा पीछे, इसके ऑब्जेक्ट भी। अब मैं जेड के अंदर वाई वाला रेफरेंस डालने की कोशिश करूंगा, तो मैं जेड में चेंज कर रहा हूं, इस लाइन पे मुझे एरर दे देगा, कहेगा जेड इज फाइनल। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी एक रेफरेंस है, इसके पास भी रेफरेंस है। अब मैं जेड के अंदर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ना कि उसके अंदर जो Z0 Z1 है, और ये तो फाइनल है। इट्स अ कंपाइलेशन एरर, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। यही पॉइंट समझने की जरूरत है कि पूरा ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर वेरिएबल पैदा होते हैं, उन्हें नाक के स्किन में मेमोरी दी जाती है, और जब आप फाइनल बना रहे हैं तो उसके अंदर के वेरिएबल को फाइनल नहीं बना रहे जो उसमें पैदा हो रहे हैं, केवल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। अब ये कंपाइलेशन एरर आएगा, देखो क्या कहता है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल जेड। तो जेड फाइनल बना था, उसके अंदर की चीजें फाइनल नहीं बनी थी, याद रखना। जबकि सब लोग यही सोचते हैं कि अगर हम एरे को फाइनल बना देंगे तो जेड के 0 में कोई दोबारा वैल्यू नहीं आएगी, 1 में कोई वैल्यू नहीं आएगी, 2 में नहीं, जबकि आएगी, क्योंकि जेड फाइनल बना है, अंदर की वैल्यू नहीं। ये देखो, तो जेड के 0 में ये 10 प्रिंट करेगा बढ़िया तरीके से, और फिर जेड के 0 में वापस कर डाल रहा हूं मैं 100, और ये वापस प्रिंट कराऊं 100 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मेरी बात समझ में आई इस डायग्राम से अच्छे से, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पूरा रेफरेंस जो है जेड में, ये फाइनल है, केवल उसके अंदर जो वेरिएबल पैदा हो रहे हैं 0 1 2 3 ये फाइनल नहीं बनते हैं। गॉट इट? तो इनमें चेंज किया जा सकता है, बट जेड में कोई और वैल्यू नहीं डाली जा सकती, जो मैं करके दिखा रहा हूं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। सेकेंड
सेव करते हैं, अब ये चल जाएगा, पहले 10 प्रिंट कर देगा फिर 100, तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होता। अब चल जाएगा, चल गया नहीं आसानी से बेटा जी। अब आगे कहानी है फाइनल की अच्छे से। आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछना, आपके पांव धो के पी लेगा, भाई ये कैसे हो रहा है, एरे तो फाइनल है, और आप किसी का भी लूलू बना सकते हो। सिंपल उससे कहो देखो एरे मैंने फाइनल बना दिया और उसकी वैल्यू कायदे में चेंज नहीं होनी चाहिए, देख फर्स्ट क्लास चेंज हो रही है, देख जादू कर दिया मैंने। क्योंकि किसी को, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि एरे जावा में एक ऑब्जेक्ट होता है, पीछे एक प्रॉक्सी क्लास होती है। ये चीजें वही समझ सकता है जिसको पूरी पीछे की रामायण अच्छे से मालूम होती है। तो अब आप ये दोनों भी जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं। सर आपने कल पूछा था कि आई की वैल्यू हमेशा 0 से क्यों स्टार्ट होती है, आप इसका भी एक बार बता मैं नहीं देते। आंसर दूंगा, वो आप बताएंगे, वो मेरा काम नहीं है, वो मैंने आपसे पूछा था, खुद आंसर देने के लिए नहीं पूछा था। तो वो इंटरनेट पे तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप वहां पे चार भी ऑप्शन बता रहे आएंगे थे। वहां पे, मैंने ये भी कहा था एक क्लास भी दिखाएगा बिटिया, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होंगी जिनमें एरे 1 से शुरू होता है, सर्च मारो उसे अच्छे से ढूंढो, फिर बाद में है डिस्कशन तो करेंगे इसके ऊपर, अच्छे से करो, ओ, फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। अभी असाइनमेंट दे लूं, असाइनमेंट बनवाऊंगा, फिर जो जो असाइनमेंट बनाता जाएगा उसको इसका आंसर बताता जाऊंगा।
कर दे क्लोज, हो गया। 1 मिनट सर। जी सर हो गया। हो गया सर। जी सर हो गया। हो गया सर। करो जरा असाइनमेंट्स कॉपी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
डन, स्क्रॉल करूं? यस सर।
अभी 50 तक करो, बाकी कल कराऊंगा, पहले आपको कुछ असाइनमेंट दे दूं करने के लिए। ये बहुत सारे हैं, मैंने आज तक डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज में जो एरेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आप सबके लिए वो गैदर कर दिए, और अगर आप ये बना लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी रिटन टेस्ट जिससे आप क्वालिफाई ना करें। मोर देन सफिशिएंट। फिफ्टी तक कर लो, फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स बनाने को दूं। हो गए 50 तक बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, सारे नहीं बनाने, 5-5 7-7 रोज बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आपको करना क्या है, हर एक फंक्शन के लिए एक सेपरेट क्लास बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर ये फंक्शन बनाना है, आपको स्टैटिक बनाना है, और फंक्शन को कॉल करना है मेन से। एरे की वैल्यू पहले कीबोर्ड से यूजर से लीजिए, पूछिए यूजर से एंटर द साइज ऑफ एरे, फिर उतनी वैल्यू लीजिए एक एरे में और एरे को फंक्शन में पास कर दीजिए, और फिर फंक्शन आपको टास्क परफॉर्म करके रिजल्ट वापस करें। सारे फंक्शन स्टैटिक बनाइए, यहाँ कोई इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज नहीं करना हमने। फॉर ईच फंक्शन यू हैव टू मेक अ वन सेपरेट क्लास। पहला फंक्शन है मैक्स, आप अपनी क्लास से बनाएंगे, फिर मेन में जाएंगे, यूजर से साइज लेंगे, एक एरे लेंगे, फिर उस मैक्स फंक्शन में पास करेंगे। एरे क्या करेगा, वो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इस एरे में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है फाइंड आउट करके उसे रिटर्न कर देगा। सिमिलरली मिनिमम भी आप बनाएंगे, फिर सेम केस करेंगे आप एरे ऑफ एरे में, यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर भी उसको पास करेंगे, उसमें जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको देंगे। ये शुरू के 4 असाइनमेंट हैं जो आपको बनाने हैं बिना एरे को सॉर्ट किए। मेक इट क्लियर, आपको इन चारों असाइनमेंट को बनाने में सॉर्टिंग का कोई लॉजिक नहीं लगाना, बिना एरे को सॉर्ट किए आप इसे बनाएं। फिर अगला है सॉर्ट। एक एरे लीजिए और मुझे सारे एलिमेंट उसके सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दीजिए। अब सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक है, जो मर्जी चाहे लगाओ, मुझे आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सिमिलरली सॉर्ट 1 है, वो एरे ऑफ एरे के लिए, डबल डायमेंशन एरे के लिए, ठीक है, इसमें भी आप सारे एलिमेंट मुझे सॉर्ट करके इसके प्रिंट करा दीजिए। फिर आता है मर्ज सॉर्ट। वैसे तो मर्ज सॉर्ट का बना बनाया आपको लॉजिक मिल ही जाएगा, आप अगर नेट पे ढूंढते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। नहीं, वो काम आपने नहीं करना है। आप जब ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से, इसमें 2 एरे पास हो रहे हैं बेटा जी, लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक इसके अंदर तीसरा एरे बनाना है z, और करना क्या होगा, अपने पहले एरे की वैल्यू सारी की सारी इसमें कॉपी कर दो, दूसरे की एरे की वैल्यू भी सारी इसमें डाल दो, यानी कि तीसरा जो बनाना है इन दोनों के साइज को जोड़ के तीसरा उतने साइज का बना के दोनों की वैल्यू इसमें कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद फिर अपने इसी फंक्शन के अंदर जो आपने अपना सॉर्ट फंक्शन पहले किसी क्लास में बनाया था और उसके अंदर ये z पास कर दें, ये अपने आप उसको सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा। गॉट इट? आपको मर्ज सॉर्ट का लॉजिक नहीं लगाना, मैंने इसे बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। 2 एरे पास करो, दोनों के एलिमेंट एक तीसरे एरे में कॉपी मारो, और जो आपने सॉर्ट फंक्शन पीछे बनाया था उसके अंदर ये एरे पास कर दो, आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर मिल जाता है। यहां तक आसान है। अब ये 2 यहां से थोड़ा सा टफ शुरू होते हैं। आपको 2 एरे लेने हैं और उनके A यूनियन B एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। A यूनियन B एलिमेंट्स वो होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, प्लस जो बच जाते हैं वो भी, मगर रिपीटिशन किसी का नहीं आता। मान लिया पहले एरे में 1 है 3 टाइम्स और दूसरे एरे में 1 है 4 टाइम्स, बट आउटपुट में मुझे केवल एक ही बार चाहिए, आउटपुट में केवल एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट प्रिंट करा दो, और फिर जो रह जाते हैं उन्हें भी प्रिंट करा दो। इसी का अपोजिट आता है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक। आप 2 एरे लेंगे और उनके अंदर जो इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हैं वो आप निकालेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, केवल और केवल आपको उन्हीं को प्रिंट कराना है और किसी को प्रिंट नहीं कराना। जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही एलिमेंट प्रिंट करा दीजिए एक ही बार, चाहे वो दोनों में 10-10 बार आए, 5-5 बार आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट में वो केवल एक बार आएंगे।
तो जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही प्रिंट होने चाहिए। ठीक, 10वां दे रहा हूं मैट्रिक्स ऐड। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स यूजर से लेनी है, 3x3 की लेनी है, फिक्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स जो यूजर ने एंटर की होगी उसे प्रिंट कराएंगे। लाइक दिस। फिर ठीक उसके सामने जो दूसरी मैट्रिक्स यूजर ने एंटर करी है वो भी प्रिंट कराएंगे। और आप जानते हैं सेम लाइन पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट ऑप्शन चाहिए होगा। अगर आपने टैब देना है तो प्रिंट में डबल कोट्स में /t दे देना, वो अपने आप टैब स्पेस लेके प्रिंट कर देगा उसे। और फिर जो दोनों का सम आता है वो आपको नीचे प्रिंट कराना। लाइक जैसे सम होगा 1 + 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 + 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 + 4 यहाँ पे 8। तो 1 + 1 यहाँ, 2 + 2 यहाँ, दोनों का सम आपने प्रिंट कराना है। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के सम प्रिंट कराना है आपको। मुझे ऐसी ही स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, बिल्कुल इसी फॉर्मेटेड मैनर में मुझे दिखनी चाहिए। दोनों ऊपर मैट्रिक्स हैं, ये रही, और दोनों का सम ये रहा। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, वो भी ऐसा ही होगा। 2 मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में 7 बनता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो पहली रो आती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो दूसरी रो आती है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके तो 7 बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर इसकी भी इससे, इसकी भी इससे, इसकी भी इससे, और ऐसे करके। ठीक, तो मल्टीप्लाई भी करना है, दोनों मैट्रिक्स दिखनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरी मैट्रिक्स आती है वो यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये मैंने अभी आपको 10 और 1 11 फंक्शन थे, ये बनाइए। फिर कल और दूंगा और भी नोट डाउन कराऊंगा। अभी मेरे पास अभी लूपिंग के भी बहुत सारे हैं और कुछ नंबर्स के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और कल हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, दैट विल बी गार्बेज कलेक्शन। चलो कल मिलते हैं आपसे। सर थैंक यू सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर हम प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे? हम सर क्या शुरू करें? प्रोजेक्ट कब शुरू? जब आपको जब मेरे असाइनमेंट बना के दिखा देंगे। प्रोजेक्ट मैंने नहीं करना मेरी गुड़िया, मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट में बताना है, ऐसे ऐसे बनाना है। बनाना किसने है? वो आपने, और वो J2EE में बनेगा। अभी असाइनमेंट क्या प्रोजेक्ट से काम है? प्रोजेक्ट में लॉजिक ही तो लगेगा। आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, बना बनाया मुझसे लेके चले जाएंगे और देख लेंगे सर उसकी वर्किंग समझा दो। आप ये असाइनमेंट बनाओ ना, देखो कितने 70 है, देखिए आप कितने बना के दिखाती हैं, ठीक है। पता लग जाएगा बेटा। मेरे 250 असाइनमेंट बना लो। प्रोजेक्ट का मतलब पता है आप क्या चाहते हैं? सर एक प्रोजेक्ट दिखा दो, चलता हुआ दिखा दो, हमें दे दो, हमें चलाना भी सिखा दो, उसका सारा कोड भी समझा दो, प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट नहीं होता ये, मैं सिर्फ असाइनमेंट दूंगा, मैं प्रोजेक्ट में काम दूंगा और आप इन्हीं सब टॉपिक को लगा के उसे बनाएंगे। उसमें मैं थोड़ा बताऊंगा कोड कैसे लिखना होगा, तो आप लिखेंगे। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी देखना भी तो ऐसे 250 असाइनमेंट बनाने हैं आपको, उसके बाद प्रोजेक्ट आएगा। लॉजिक तो आपको आता नहीं। कल देखता हूँ 11 में से आप कितनों का कोड मुझे दिखाओगे रनिंग स्टेज में। ओके सर। फिर अभी तो सर आगे आगे देखते जाओ। हाँ जी बोलिए। सर किसी बैच में आपका भी कलेक्शन चल रहे हैं? इससे अगले वाले में, कितने बजे होता है सर वो? इससे अगले वाला 4:30 to 6। लिंक सर सेम है उसके लिए भी? नहीं नहीं अलग। क्यों, आपने क्या करना है उसको? सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मतलब नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना बेटा। मैं आपके पास आती थी नैन्सी। मेरी जॉब लग गई थी, आपको याद होगा शायद। ऐसे याद नहीं, ऐसे अभी तो तो मैं याद नहीं आ रहा। एडवांस और कोर दोनों करती थी आपके पास। अच्छा, और फिर उसके बाद मेरा ना जॉब की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई थी। अभी इसलिए जॉब कहाँ कर रहे हो बेटा? सर अभी मैंने जॉब छोड़ दी है सर, वो ना सर्विस नाउ में थी,
तो वो बिल्कुल सर्विस नाउ तो बहुत अच्छा टूल है। सर मैंने की तो थी पर कंपनी की वजह से ना मतलब मेरे को बहुत इशू आया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी। कितना तो मैं एक्सपीरियंस सर्विस दूसरा नाउ का? 6 मंथ्स। मेरी अभी 3 बिटियां हैं सर्विस नाउ पे, जो इस समय 14.5 लाख का पैकेज ले रही है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस। सर मैंने स्विच करने की ट्राई की पर ना सर्विस नाउ की जितनी भी जॉब सर्च मारी है उसमें मतलब एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल 2.5 साल। 1.5 2 साल कंपनी में रुकना था ना बेटा। सर लेकिन 6 मंथ्स उसमें के क्या लिए में। था सिर्फ 4-5 लोग थे कंपनी में और इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी और नाइट शिफ्ट थी। चलो ठीक है। हाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी क्योंकि मुझे कंपनी का इंटरव्यू देना है 1 महीने बाद। तो इसलिए मुझे कलेक्शंस भी पढ़नी थी। कलेक्शंस का जो इससे बैच का जो अगला आईडी है हाँ वो आप जी। ले लो किसी से। मैंने राहुल सर को टेक्स्ट किया था पर वो ऑनलाइन नहीं आए और उनका कॉल नहीं लग रहा है। चलो, तो फिर अब आप या भावना मैम या किसी से और से ले लेते। मुझे गूगल पे उनका नंबर मिल जाएगा सर? ठीक है सर मैं ऑनलाइन चेक एक कर काम लेती करो, मैंने हूँ। हाँ तुम्हें जी। देखो अपना नंबर सेंड किया, मिला? यस सर। मुझे मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा चेक करके, ठीक है? ओके थैंक यू सर। चलो ठीक है। चलो बच्चों, कल करते हैं।